कहानी की शुरुआत होती है और सपने में आर्थर हमें सोया हुआ नजर आता है। अचानक से एक शैतान उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाता है, जिस पर वो चौंक जाता है और कहता है कि ये शैतान कहीं मेरे ऊपर लादी हुई जिम्मेदारियों का बोझ तो नहीं है, या फिर ये मेरी चिंता का सबब है जो मेरे सामने खड़ा हो गया है। वो शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी टेशिया उसको आवाज लगाती है, आर्थर आर्थर, जिस पर आर्थर जाग जाता है। टेशिया कहती है कि आर्थर जागो, वक्त हो चुका है जागने का। तभी आर्थर कहता है कि नींद के शैतान, मुझे सोने दो। तभी टेशिया कहते हैं कि तुमने मुझे नींद का शैतान कहा। फिर गुस्सा करके वो साइड पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो उठ जाओ। उसके हाथ पकड़ के उसे उठा देती है। आर्थर कहता है कि तुम्हारा गुस्सा तो बिल्कुल मेड्यूसा की तरह है। फिर टेशिया उससे पूछती है कि एक बात बताओ, क्या तुम सच में रुकने वाले हो? जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे नहीं पता, एक बार हम सफर से वापस आ जाए फिर हमें पता चलेगा शहजादी जी। जिसके ऊपर वो गुस्सा हो जाती है, उसको चिमटी काट देती है और कहते हैं कि मेरा नाम है टेशिया टेशिया। फिर वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे दोबारा शहजादी कहा तो मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊंगी। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम पहले से ही गुस्सा हो। जिस पर वो कहते हैं कि चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम कमरे से बाहर जाओगी तो कपड़े बदलूंगा ना। इधर राजा रानी दादाजी को समझा रहे होते हैं कि वो लड़का एलेनोर का नहीं है, वो यहाँ पर नहीं रुक सकता, ये हमारा रिवाज नहीं है। जिसके ऊपर दादाजी कहते हैं कि वो लड़का मुझे पसंद है, बस इतनी सी बात है। जिस पर टेशिया कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी, आप ये क्यों नहीं समझते? जिसके ऊपर राजा कहता है कि इसके लिए मैं उसका धन्यवाद कर चुका हूँ, लेकिन टेशिया कहती है कि इतना काफी नहीं है। राजा कहते हैं कि तुम इससे दूर ही रहो, लेकिन तभी दादाजी कहते हैं कि टेशिया अंदर आ जाओ और अकेली आना। जिसके ऊपर राजा थोड़ा मुंह बना लेता है। फिर वो लोग हमें बगी में कहीं जाते हुए नजर आते हैं। आर्थर कहता है कि हम आपके गुमनाम दोस्त तक कब तक पहुंचेंगे दादाजी? जिसके ऊपर दादाजी कहते हैं कि दादाजी क्या बात है? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि आपको अगर पसंद आए तो मैं आपको इस नाम से बुलाना चाहूंगा। जिस पर दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं। तभी टेशिया नींद में अपना सर आर्थर के कंधों पे रख देती है। जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये आज बहुत जल्दी उठ गई थी, सवेरे से ही ये तुम्हारे बारे में फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थी, क्योंकि ये राज सिंहासन की एक लौटी वारिस है, इसलिए इसको अलग थलग कर दिया गया दूसरों से। इसके दोस्तों ने भी इसका दिल तोड़ दिया, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, इसलिए ये दूसरों के ज्यादा नजदीक नहीं जाती और अपने जज्बातों को इतनी आसानी से आया नहीं करती। तभी आर्थर को उसके साथ उसकी की हुई हरकतें याद आती है। दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये खुश है, बहुत वक्त से मैंने इसके चेहरे पर यह खुशी नहीं देखी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर आर्थर सोच में पड़ जाता है कि ये एक बच्चे को शुक्रिया अदा कर रहा है। फिर वो सोचता है कि सच में ये इतना आम है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे इसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। आर्थर सोचता है कि यहाँ पर कौन रहता है, ये जगह शहर से बहुत दूर है। लेकिन तभी दादाजी वहाँ पर लात मारते हैं दरवाजे पर और कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोलो। जिसके ऊपर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। तभी दादाजी वहाँ पर कान धरने जाते हैं, लेकिन तभी बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोल देती है और कहती है कि मैं सुन सकती हूँ बूढ़े आदमी। दादाजी कहते हैं कि ये मेरी पुरानी दोस्त है रिनिया डार्कसन, ये अनोखा जादू करती है। जिस पर आर्थर कहता है कि अनोखा जादू बिल्कुल एलिस की तरह या आम जादू से हटकर होता है। दादाजी कहते हैं कि ये तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करने का जरिया बनेगी। जिसके ऊपर आर्थर वहाँ पर झुककर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिनिया जी। रिनिया जी कहती है कि अंदर आ जाओ, तुम्हारा काम शुरू कर देती हूँ। हमें घर के अंदर का नजारा दिखाया जाता है। अंदर एक बहुत बड़ा कुतुब खाना होता है। आर्थर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मेरी मदद किस तरह से करेगी। फिर आर्थर एक जानिब बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन दादाजी ने कहा था कि आप मेरे माँ बाप से मेरी बात करवाने में मेरी मदद कर सकती है। बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि दादाजी, ये तुम्हें दादाजी बुलाता है। जिसके ऊपर दादाजी अपना मुंह दूसरी जानिब घुमा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं दिव्यदर्शी हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत ही खास बच्चे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे माजी मुस्तकबिल के बस कुछ ही टुकड़ों को देख पा रही हूँ। लेकिन जाहिर है तुम अपना मुस्तकबिल जानने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए होगे, क्यों? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि सही कहा। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम अपने माँ बाप को एक बार देखभाल लो, यही तुम्हारी ख्वाहिश है ना? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ। जिस पर बूढ़ी अम्मा कहती है कि इस मर्तबान के पास आ जाओ। आर्थर उस मर्तबान के पानी में अपने अक्स को देखने लगता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि अब याद करो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे दिखते हैं और जरा गौर से याद करना। तुम जितनी बारीकी से याद करोगे राब्ता उतना ही मजबूत बनेगा। और उसके बाद वो जादू शुरू कर देती है। वो कहती है कि बहुत बारीकी से उन्हें याद करो, फिर तुम उनसे बात कर पाओगे। उनके बाल बहुत ही ज्यादा मुलायम है, जो कि सुर्ख भूरे रंग के है, और उनका चेहरा भी सुर्ख भूरे रंग का है। वो बहुत ही कोमल और गर्म है, और उनके चेहरे की पतली भौड़े जब वो मेरे बारे में चिंता करती है तो आपस में मिल जाती है। इसके बाद बाबा, उनकी आंखें नीले रंग की है। वो घर में तो बड़े शांत नजर आते हैं, लेकिन बाहर वो एक काबिल जंगजू और सिपाहीसलार के तौर पर नजर आते हैं और अपना करिश्मा चारों ओर बिखेरते हैं। तभी एलिस खाना निकालती है। रायलैंड उसे देखकर कहता है कि ये तो स्टू है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एलिस कहते हैं कि हाँ, आज आर्थर का बर्थडे है, उसे ये बहुत पसंद होता था। दोनों इस बात पर निराश हो जाते हैं और फिर हमें आर्थर के गिरने के बाद की झलकियां दिखाई जाती है। एलिस चिल्लाई जा रही होती है कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। तभी रायलैंड कहता है कि क्या वो आर्थर था?
था। रायलैंड एक जानिब लड़खड़ाने लगता है, लेकिन तभी डैंडन उसको मारते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम अभी हार नहीं मान सकते। रायलैंड कहता है कि मेरी गलती है सारी, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिली। तभी वहाँ पर डैंडन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ रायलैंड सेना में भर्ती हो जाता है और उसे एक घर मिलता है। रायलैंड कहता है कि मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखे, अगर मैं उससे ये ना कहता। तभी एलिस रोने लगती है और कहती है कि वो बातें याद मत कराओ मुझे। वो दोनों ही आंखों में आंसू लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी आर्थर की आवाज़ आती है, मम्मी पापा, जिसके ऊपर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आर्थर तुम कहाँ हो। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एल्स के राज्य एलेनॉर में हूँ और आपसे जादू के जरिए बात कर पा रहा हूँ। वैसे तो मैं आपके पास जल्द से जल्द आना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म के साथ कोई मसला हो गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ठहर के अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। आप फिक्र ना करिए, ये जानलेवा नहीं है और जैसे ही इलाज होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा। और जो कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम आप खुद पर ना लीजिएगा, क्योंकि आप ना भी कहते तो भी मैं वो करता, वो मेरा फ़र्ज़ था। मैं मर भी जाता तो भी यही कहता। और मुझे ये नहीं मालूम कि मैं दोबारा आपसे कब रब्ता कर पाऊंगा, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। जिसके ऊपर एलिस रायलैंड से कहते हैं कि ये आर्थर है। रायलैंड कहता है कि हाँ, और इसके बाद आर्थर कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आर्थर के आंसू झलक जाते हैं। वो सोचता है कि रायलैंड और एलिस तुम दोनों को देखकर दिल को सुकून मिल गया, और अब चाहे जो भी हो मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं आपको फिर से ऐसे चिंता नहीं करने दूंगा। फिर आर्थर अपने आंसुओं को पूछ लेता है और दादाजी से कहता है कि मुझे अपना शागिर्द बना ले। टेशिया अपने पिता को समझा रही होती है। वो कहते हैं कि मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि उसने मेरी दो बार जाने बचाई, अगर हम उसे ऐसे ही भगा देंगे तो लोग कहेंगे कि एल्स बहुत ही ज्यादा गैर अखलाकी है। क्या आप यही चाहते हैं? जिसके ऊपर राजा जी कहते हैं कि कल को कोई परेशानी खड़ी हुई तो क्या करेंगे हम लोग। जिस पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी दादाजी कहते हैं कि तुम सबको ये बताओ कि वो मेरा शागिर्द है, अगर कल को कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। जिसके ऊपर राजा जी मान जाते हैं। राजा आर्थर से कहते हैं कि लंबे समय तक गद्दी पर बैठने की वजह से मैं थोड़ा जिद्दी और हठधर्मी हो गया हूँ। क्यों? आर्थर कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है। जिस पर राजा कहते हैं कि मेरी बेटी के दोस्त और मेरे बाबा के पहले इंसानी शागिर्द होने के नाते मैं तुम्हारा यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। आर्थर इस बात पर सोचने लगता है यकायक ये कैसे बदल गई, लेकिन तभी वो दादाजी और टेशिया को देखता है और सोचता है कि शायद इन्हीं की वजह से। आर्थर सोचता है कि एलेनॉर के राजा ने अपनी बेटी और बाप के सामने हथियार डाल दिए। तभी टेशिया उसके पास आ जाती है और कहती है कि अगर आप इतने ही ज्यादा माजरत खा हो रहे हैं तो एक काम करें, इसको मेरे साथ बाहर भेज दे, मैं इसको लेकर अपने साथ घुमाऊंगी। हम देखते हैं कि टेशिया आर्थर को बाजार घुमाने लाती है। आर्थर सोचता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा विभिन्नताओं से भरी हुई है, मुझे ये सब कुछ देखना है, ये सब कुछ मेरे काम आ सकता है। टेशिया कहती है कि इस बाजार में बहुत जायकेदार खाने और फल मिलते हैं, यहाँ की शोहरत दूर दूर तक पहुंची हुई है, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो हम यहाँ से कुछ चीजें खरीदेंगे। लेकिन उससे पहले फिर वो उसको लेकर भागने लगती है। आर्थर कहता है कि इतनी जल्दी भी नहीं है, तुम भाग क्यों रही हो। जिस पर टेशिया कहती है कि उस तरफ वो आ ही गया, लेकिन तभी वो किसी से टकराता है। आर्थर कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा। तभी वो बच्चा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानी बच्चे मुझे छूने की। जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि ये क्या चीज है। तभी वो लड़का कहता है कि महावीर तुम्हें भले ही पसंद क्यों ना करे, लेकिन ये जगह तुम इंसानों के लिए नहीं बनी। तभी उसकी पूरी टोली आ जाती है और वो आर्थर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी आर्थर सोचता है कि ऐसा कुछ तो मेरे मासी की जिंदगी में भी हुआ था। तभी टेशिया बीच में आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो आर्थर इन्हें नजरअंदाज कर दो, लेकिन तभी आर्थर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे शरारत करने की इच्छा जागरूक हो रही है, होना हो ये टेशिया की संगत का ही असर है। तभी लड़का कहता है कि आपकी उदारता देखकर मेरा जी भर आया शहजादी जी, अगर आप एक इंसान के साथ मित्रता करेगी तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो फेयरी टेशिया ड्यूटिया को अपनी हिफाजत करने का मौका दे। टेशिया कहते हैं कि चुप रहो, यही बहुत होगा। तभी आर्थर कहता है कि रुको जरा, फेवरेट ईश्वर ईश्वर यही नाम है ना तुम्हारा। जिस पर वो लड़का कहता है कि रुको जरा, तुमने मुझे क्या बोला? वही उसार है, क्या तुमने सुना नहीं? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ मैंने नहीं सुना, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं इतने ज़हीन इंसान के सामने खड़ा हूँ, मुझे अपना इस्तकबाल ठीक तरह से करने दे। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। तभी वो लड़का कहता है कि तुम लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, रुको जरा। जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि इतना भी बेवकूफ नहीं है जितना कि दिख रहा था। वो लड़का कहता है कि उषार नाम की बका के लिए मैं तुम्हें द्वंद के लिए चुनौती देता हूँ। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि द्वंद। तभी टेशिया बीच में आ जाती है और कहते हैं कि तुम महान विनीर के शागिर्द को किस तरह से द्वंद के लिए चुनौती दे सकते हो। तभी लड़का कहता है कि माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि अपमान को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। फिर वो आर्थर से कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम द्वंद के लिए तैयार हो या फिर अपनी पूंछ दिखा के एक बंदर की तरह भागना चाहोगे। जिस पर आर्थर सोचता है कि यहाँ पर द्वंद लड़ना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तभी वो लड़का कहता है तो तुम्हारी चुप्पी को क्या मैं हाँ समझू। जिस पर टेशिया कहती है कि आर्थर। तभी आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल। आर्थर इस बात पर हाँ कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आर्थर उसे देखता है और वो आर्थर को देख रहा होता है। टेशिया कहती है कि लड़ाई शुरू की जाए। तभी वो उसकी तरफ मुक्का बना के आगे बढ़ता है और कहता है कि अपने लिए दुआ कर लो इंसानी बच्चे। लेकिन तभी आर्थर उसके मुंह पर एक मारता है और वो ढेर हो जाता है। आर्थर सोचता है कि क्या मैंने ज्यादा जोर लगा दिया। तभी टेशिया आकर कहती है कि इसलिए मैंने कहा था इसे कि दूर रहे।
है, लेकिन तभी वो आर्थर का हाथ पकड़ कर ले जाती है और तभी आर्थर कहता है कि टेशिया। आर्थर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और सोचता है कि इस छोटी सी शहजादी के साथ मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत महसूस करता हूँ। फिर हमें वो लोग एलेनोर में घूमते हुए दिखाए जाते हैं, खाना खाते हुए, किताबें पढ़ते हुए। हम देखते हैं कि एक दुकानदार आर्थर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होता है, लेकिन तभी शहजादी बीच में आ जाती है और वो अच्छा व्यवहार करने लगता है। वो दोनों एक बालकनी में खड़े हुए होते हैं। तभी टेशिया कहती है कि आज तो तुम्हारी ट्रेनिंग थी, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि क्या हुआ, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर टेशिया कहती है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आर्थर वो बातें याद करने लगता है। दादाजी कहते हैं कि मैं पहले ही बता दूं, मेरा प्रशिक्षण कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, जिस पर आर्थर कहता है कि बिल्कुल। फिर दादाजी कहते हैं कि जानवरों को काबू करने की कला उबलते हुए पानी में छलांग लगाने जैसी है। इस परदेसी जमीन पर अपने माँ बाप के सहयोग के बिना तुमने यहाँ पर रहने की ठानी है। ऐसा जरूर होगा कि तुम्हारी रोजाना जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुशक्कतों से भरी हुई रहेगी, लेकिन तुम जितना ही बर्दाश्त करते जाओगे उतने ही निखरते जाओगे। तो फिर मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहूंगा, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो? आठवें सवाल के जवाब में कहता है हाँ। तभी दादाजी कहते हैं ठीक है फिर, लेकिन शुरुआत में मैं तुम्हारे माना कोर के डर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। फिर आर्थर टेशिया से कहता है कि मैं सच में एकदम ठीक हूँ, मैं अब आगे बढ़ के देखना चाहता हूँ। मैं वो हूँ जिसने अपने परिवार के साथ प्रशिक्षण किया और फिर दूसरों के साथ प्रशिक्षण किया और बहुत सारी लड़ाइयों ने मुझे अब बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब मैंने चुन लिया है कि मुझे अपने मुस्तकबिल में क्या करना है। तभी टेशिया कहते हैं कि मैंने भी चुन लिया है और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। जिस पर आर्थर कहता है कि किस चीज पे मेहनत करोगी? तभी टेशिया कहते हैं कि हर चीज में मेहनत करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि ठीक है। तभी टेशिया कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है। तभी आर्थर कहता है कि अभी तो हमने खाना खाया था। जिस पर टेशिया कहते हैं कि थोड़ा और खा लेते हैं। आर्थर हमें दादाजी के सामने दिखाया जाता है। दादाजी कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो? जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमें बड़े आर्थर की आवाज सुनाई जाती है। वो कहता है कि इस नई जगह पर वक्त को जिससे पर लग गए हो, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूत बन गया, लेकिन साथ ही साथ इस रास्ते पे बहुत ज्यादा कठिनाइयां भी आई और इसमें सबसे मुश्किल यही था कि मैं बड़ा हो रहा था। लेकिन मुझे इन सब चीजों के बारे में अब नहीं सोचना, मुझे उस दरवाजे के बारे में सोचना है जो मेरे आगे खुलने वाला है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल बहुत ज्यादा चिंताओं से भरा हुआ होगा। देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। हमें टेशिया दिखाई जाती है। वो कहती है कि आर्थर आर्थर चलो उठ जाओ, लेकिन आर्थर जवाब नहीं दे रहा होता। तभी टेशिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे जगाना है और फिर वो अपने माना का इस्तेमाल करती है उसके पैर पर कि कभी भी तुम मुझे प्यार से उठाने की कोशिश नहीं कर सकती। जिस पर टेशिया कहती है कि मैंने पहले कोशिश की थी लेकिन तुम उठे ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।